हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल एक्ट विद फैक्ट्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द आप होने वाला है। और इस पे आज हम पॉलिटी पे आपके टॉप 100 क्वेश्चंस लेके आए हैं। जी हाँ, टॉप 100 क्वेश्चंस जो हैं ये पॉलिटी पे हम लेके आए हैं आपके लिए। इसमें से हमने जो है आपके सारे PYQs जो ट्रिपल एससी में आ चुके हैं पिछले प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में, वो सब कुछ इंक्लूड कर लिया है, ताकि आपको एक कंपाइलेशन मिल जाएगा सारे क्वेश्चंस जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जो क्वेश्चंस इस बार आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वही क्वेश्चंस लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए एक एक करते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस इसके बाद आपको पॉलिटी में कुछ करने की नीड नहीं है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी एकदम से पूरी हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये बेसिक्स है हमारे। जो ये क्वेश्चन हमारा बेसिक्स के ऊपर आया कि चेयरमैन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ऑप्शन देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार पटेल। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी के इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी वो जो रिस्पॉन्सिबल थी वो थी कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। और BR अम्बेडकर जो थे वो इसीलिए फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि वही इसके चेयरमैन थे और उनकी लीगल एक्सपर्टाइज और लीडरशिप को ही यूज़ करा गया था हमारे संविधान को बनाने के लिए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि इक्वल लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमने जो अपने संविधान के प्रीएम्बल में से इसे कहाँ से बोरो करा है। आपको पता है कि जो ये हमारा संविधान बैग ऑफ बोरोइंग्स भी कहा जाता है, क्योंकि हमने कई सारे संविधान को देखा, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें हमने बोरो करी। बोरो करने से अच्छा हम ये कह सकते हैं कि हमने उनसे इंस्पायर होकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। ये अच्छा वर्ड होगा बोलने के लिए। तो ये हमने जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये प्रीएम्बल में कहाँ से, किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको इंस्पायर होकर लिया है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। US कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके कॉन्सेप्ट हमने सारे फ्रेंच रिवोल्यूशन से लिए हैं, क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद ही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेट हुआ था और वहाँ पे ये प्राइमरी रीजंस थे। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हो दोस्तों, ये क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, बट आगे आगे चलते हमने इसमें टफ क्वेश्चन भी डाले हैं, क्योंकि हमने शुरुआत अच्छे क्वेश्चन से करी ताकि आपका मोरल भी हाई रहे और आपको अच्छा भी लगे क्वेश्चन करने में। विच आर्टिकल इज कॉल्ड द हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है SSC, UP ट्रिपल SC और UP PSC में, UP PCS में लगभग 10 से 15 बार आ चुका है। हार्ट एंड सोल यानी कि हृदय और आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है हमारे संविधान के। आर्टिकल 14 को, 19 को, 21 को या 32 को। सबको पता होगा, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 32 है, इसको डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। और क्यों कहा था ये भी मालूम होना चाहिए कि वाई, क्यों कहा था इसे, ये भी आपको बताना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी सिटीज़न का उसका फंडामेंटल राइट जो होता है वो ब्रीच होता है, तो उसके लिए वो सीधे कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और अंडर आर्टिकल 226 यानी कि अनुच्छेद 226 में वो सीधे हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है। इसलिए आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा गया था। मैंने आपको ब्रीफ में समझा दिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को आपके सामने करता हूँ। हाँ, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें पूछा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो हमारे संवैधानिक अधिकार हैं वो किस पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्थापित हैं। पार्ट 2 में, पार्ट 11 में, पार्ट 4 में या पार्ट 5 में। जिस एस्पिरेंट ने भी इसके अब कर संविधान को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसको ये क्वेश्चन रटा होगा, क्योंकि ये एक नहीं कम से कम 10 बार आ चुका है एग्जाम्स में। तो अब मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पार्ट 3। और पार्ट 3 में अगर अनुच्छेद पूछें या फिर आर्टिकल पूछें तो कौन से आर्टिकल से शुरू होता है, आर्टिकल 12 से शुरू होता है और 35 तक हमारा पार्ट 3 चलता है, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है, यानी कि संवैधानिक अधिकार के बारे में बात करता है। पता होना चाहिए सबको, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। मैं ब्रीफ में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि 100 क्वेश्चन कराने हैं। टाइम बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना, टाइम है भी नहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा, ये रिवीजन की क्लास है, तो सारे क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, यानी कि किस
ईयर में पहली मीटिंग हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो संविधान बनाने के लिए बैठी थी? ऑप्शन देख लेते हैं, 1945, 46, 47 या 48। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। मैं सही उत्तर इसका बता दूं, जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1946 में जो हमारी पहली बैठक हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। और कहाँ पे हुई थी ये भी बताना चाहिए, न्यू दिल्ली में, जिसे हम न्यू दिल्ली कहते हैं, वहाँ पे हुई थी 9 दिसंबर। डेट भी याद होनी चाहिए, कभी का क्वेश्चन आता है। 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि एक नागरिकता, इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? मैंने आपको बताया ना, ये बोरिंग वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं कि हमने ये पार्ट कहाँ से लिया, ये पार्ट कहाँ से लिया। इसमें पूछा कि हमने जो सिंगल सिटीजनशिप है वो किस देश से इसका कॉन्सेप्ट लिया है? यूएसए से लिया है, यूके से लिया है, कनाडा से लिया है या आयरलैंड से लिया है? तो मैं आपको बता दूं कि जो सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है वो हमने यूके से लिया है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से हमने लिया है। क्योंकि आपको पता है यूएसए में तो डबल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे जो है यूके में ही सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट है। जैसे इंडिया में अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो आप इंडिया के ही नागरिक रह सकते हो, आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। अगर आपको लेनी है तो आपको इंडिया की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। ये इसका बेसिक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं ये क्या पूछ रहा है हमसे। हाउ मैनी शेड्यूल्स वर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जो हमारा पहला बना था तैयार होके कॉन्स्टिट्यूशन, पूछा गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने शेड्यूल थे? 8 थे, 10 थे, 12 थे या 14 थे? तो इसका आपको बताना सही उत्तर क्या होगा। सबको पता होगा अगर जिसने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी है। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 8 शेड्यूल थे हमारे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में। बाकी शेड्यूल जो बढ़े हैं आपको पता होना चाहिए अभी कितने हैं। कमेंट में बताइए कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कितने शेड्यूल हैं। जिसने भी तैयारी अच्छे से करी होगी उसका आंसर पता होगा। मैं आपको बता दूं जिससे भी जानकारी नहीं है कि अभी हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, और ओरिजिनल कितने थे? 8। ओरिजिनल 8 थे और अभी 12 शेड्यूल हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये शायद 2018 में आया था आपके यूपी पीसीएस में, और यूपी ट्रिपल में तो कई बार आया हुआ है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। विच अमेंडमेंट इज़ नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस अमेंडमेंट को कहते हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। आपने पढ़ा होगा, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है विभिन्न एग्जाम्स में। मैंने तो खुद ही इसे कई बार देखा हुआ है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या हैं। 42nd अमेंडमेंट है, 24th अमेंडमेंट है या 73rd अमेंडमेंट है? तो इसका सही उत्तर आप सबको बताना चाहिए। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कहा गया है जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 42, यानी कि 42वां संशोधन। आपको पता है ये 1976 में पास हुआ था। इट मेड, और इसने जो है एक्सटेंसिव चेंजेस करे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसीलिए इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। आपको पता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये पहले एक फंडामेंटल राइट था, इसे हम लेकिन हमें रिमूव कर दिया किस अमेंडमेंट से, यानी कि किस संशोधन से हमने रिमूव करा था। ये है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, इसे हमने रिमूव करा था फंडामेंटल राइट से किस संशोधन के द्वारा? 42वां, 44th, 61वां या 86वां? तो इसका आपको सही उत्तर देना है। सबको पता होना चाहिए जिसने भी तैयारी अच्छे से करी है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 44th अमेंडमेंट। ये हटाया गया था इसलिए क्योंकि अब इसे हमने जो कर दिया है, अब इसकी जो पोजीशन है, करंट पोजीशन, वो आर्टिकल 300A के अंदर अब ये स्थगित मतलब है, इनकॉर्पोरेटेड है। पहले ही फंडामेंटल राइट था और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10वें पे। आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस डील विद, जो हमारा आर्टिकल 17 है ये किससे डील करता है? राइट टू एजुकेशन से करता है, ऑप्शन बी एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी से करता है, ऑप्शन सी एबॉलिशन ऑफ टाइटल से करता है, या ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ स्पीच से करता है। तो सबको पता होगा कि जो हमारा आर्टिकल 17 है ये एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से बात करता है, यानी कि छुआछूत हटाने के लिए ये सारे ये एक फंडामेंटल ये एक अम्ब्रेला राइट है। इसके ही बाद में जो आपका अलग अलग राइट्स आए हैं वो इसी से इवॉल्व हुए हैं, एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट से।
इसके कारण बहुत सारे एक्ट हमारे देश में आ चुके हैं, क्योंकि आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन ऑल फॉर्म्स एंड डिक्लेयर दिस प्रैक्टिस एज अ पनिशेबल ऑफेंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये क्वेश्चन आजकल बहुत हाईलाइटेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पता होगा, क्योंकि यूसीसी की आजकल बहुत चर्चा होती है हमारे देश में, और ये एक हॉट टॉपिक है। इस पर जिस एग्जाम्स में एसए वगैरह आते हैं वो सब भी आते हैं, और ये पॉलिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पूछते हैं कि यूसीसी किस अनुच्छेद के अंदर दिया गया है, यानी कि किस आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है। ऑप्शन देख लीजिए, आर्टिकल 40, 44, 48 या 51। सबको पता होगा इसका सही उत्तर जो है वो आर्टिकल 44 है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट करता है, ये एक डीपीएसपी है, ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आप एक ऐसा काम करो कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन जाए सारे सिटीजन्स के लिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस आर्टिकल की, आप सबको पता होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, क्योंकि ये आएगा ही आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, हु अपॉइंट्स, एक बार मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इसको देख पाओ। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ स्टेट। इसमें पूछा गया है कि हमारे देश के हमारे स्टेट का जो गवर्नर होता है उसे कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन दे रखे हैं, सीएम यानी कि चीफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी पीएम। अब हम देखते हैं कि अगले ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इसमें, क्या आगे क्या है। प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमको बताना है कि गवर्नर को कौन, ये अपॉइंटमेंट कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। जो अपॉइंटमेंट होती है हमारे गवर्नर साहब की, उसकी अपॉइंटमेंट जो है मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि किस अनुच्छेद के अंदर दे रखा है। इसका जो सेक्शन है, मतलब यानी कि आर्टिकल है, सॉरी, वो है हमारा 155, यानी कि आर्टिकल 155 में इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रखी है। और गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अंडर आर्टिकल 155। मैंने आपको इसीलिए लिख के दे दिया था ताकि आपको ध्यान रहे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13, द मैक्सिमम एज फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जजेस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट एज क्या है। 60 ईयर है, 62 ईयर है, 65 ईयर्स है, या 70 ईयर है। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 65 ईयर्स। इससे पहले मैं बता दूं आपको, हमारा चैनल जो है AWF यानी कि एक्ट विद फैक्ट्स, उस पर हमने UPSSC लेखपाल स्टेनो जूनियर असिस्टेंट के बारे में बहुत डिटेल में पॉलिटी पढ़ाया है। और मैंने उस एग्जाम्स में भी ये बोला था कि आपका जो हाई कोर्ट जज है उसकी रिटायरमेंट एज और सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट जज की एज में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलता है। मैंने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं, ताकि बच्चों को आइडिया मिले कि पॉलिटी में कैसे क्वेश्चन आएंगे। और ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी बात हुई है सुप्रीम कोर्ट की जो एज है वो है 65 ईयर्स, बट अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे एज है 62 ईयर्स। इसलिए ये क्वेश्चन हर बार घुमा के देते हैं क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में दे रखी हैं वो किस कमेटी के रिकमेंडेशन से ऐड हुई थी, ये पूछा गया है। वर्मा कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी, सरकरिया कमेटी, या बलवंत राय मेहता कमेटी। ये क्वेश्चन लगभग 5-6 बार आ चुका है, और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्वर्ण सिंह कमेटी। बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड बाई, किस संविधान अमेंडमेंट द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐड हुई थी। आपको सबको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें क्या पूछ रहा है। विच आर्टिकल एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। प्रेसिडेंट रूल पे क्वेश्चन कई बार आते हैं, और ये किस आर्टिकल के अंदर पावर दे रखी है। 352, 356, 360 या 368। आपको पता है 352 से 360 तक हमारी सारी टाइप की जो इमरजेंसी वो दे रखी होती हैं, और जो प्रेसिडेंट रूल लगता है आप सबको पता होना चाहिए, ये लगता है हमारा 356, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बिकॉज इट अलाउज द प्रेसिडेंट to impose a president rule if constitutional machinery, most important word in this article is constitutional machinery, यानी कि जब किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ही फेल हो जाए तो ये पावर आ जाती है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, कि आप वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो और जो बनी सरकार है उसको गिरा दो। और आपको पता होगा कि हाल में ही नहीं, थोड़ा टाइम हो गया, 1-1.5 साल,
कि वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ी डिमांड उठी थी कि ममता बनर्जी की सरकार को हटा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत दंगे हो गए थे इलेक्शन के दौरान। तो उस वक्त बहुत न्यूज़ में आ रहा था कि प्रेसिडेंट को ऐसा करना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। हाँ, तो ये कई बहुत बार लग चुकी हैं विभिन्न राज्यों में। आपने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल देखा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और आपको 352 से 360 एकदम याद होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये। क्वेश्चन 16 पे हम चलते हैं। अब देखते हैं वो क्या पूछ रहा है हमसे। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, अच्छे लग रहे होंगे आपको क्वेश्चन ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं जोड़ा इसमें। जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं पहले वही लिए गए हैं और जिनकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। हाउ मैनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट नॉमिनेट टू द राज्यसभा। इसमें पूछा गया है कि कितने प्रेसिडेंट की पावर है उसे नॉमिनेट करने की मेंबर्स टू द राज्यसभा। तो आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं, 2, 10, 12 या 15। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12। यानी कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 12 मेंबर्स विद स्पेशल नॉलेज। किस किस क्षेत्र में? आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस, यानी कि समाज सेवा वाले क्षेत्र में इनके पास पावर होती है। आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा मेंबर थे, वो भी इसी आर्टिकल के द्वारा प्रेसिडेंट ने उन्हें ऐड करा था अपने नॉमिनेशन पावर के द्वारा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा। देखते हैं वो क्या कह रहा है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आ गया है। देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है कि विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज़ नोन एज द परमानेंट हाउस। यानी कि परमानेंट हाउस किस हाउस को बोला जाता है। देखते हैं ऑप्शन क्या हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नवोदय सभा। तो आप सबको पता होगा कि हमारा जो परमानेंट हाउस होता है वो होता है राज्यसभा। क्यों? क्योंकि ये कभी डिसॉल्व नहीं होता। अनलाइक लोकसभा ये डिसॉल्व हो जाता है, बट राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि इसके 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर होते हैं एवरी 2 ईयर। सॉरी मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, बट आप समझ सकते हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, इसलिए इसे परमानेंट हाउस कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 पे। द पंचायती राज सिस्टम वॉज द फर्स्ट स्टार्टेड इन विच स्टेट। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या गुजरात। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। पंचायती राज सिस्टम पहली बार हमारे राजस्थान में, नागौर जिला है वहाँ पे हुआ था इन द ईयर 1959। ये क्वेश्चन जीके का बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आता है पॉलिटी और जीके दोनों में, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 पे कि देखें क्या कह रहा है ये। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन। यानी कि मिनिमम एज क्या है अगर आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लड़ने की। ऑप्शन देख लेते हैं, 25 साल, 30 साल, 35 साल या 40 साल। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 35 साल। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 58, जो हमारा अनुच्छेद 58 है वो इस एज प्रिस्क्राइब करता है। ये आपको पता होना चाहिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, देखते हैं क्या कह रहा है। विच आर्टिकल डील्स विद द मनी बिल। यानी कि मनी बिल किस आर्टिकल के अंदर डिफाइन है ये पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन देख लेते हैं आप लोग, देखिए। आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 280 या आर्टिकल 360। तो हमारा जो मनी बिल है वो हमारे आर्टिकल 110। ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। मनी बिल की बस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मनी बिल पे, और इनमें से एक ये है, तो आपको पता होना चाहिए मनी बिल 110 में है। क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट होते हैं। अगला देखते हैं ऑप्शन क्या दे रखा है। इसका उत्तर आप लोगों को वैसे पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, या फिर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। और आप में से कोई मुझे बता सकता है कि नीति आयोग
एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या कि नहीं, इसका ऑप्शन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है? द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायती राज, लैंड रिफॉर्म्स या फिर डिफेक्शन लॉ। तो जो 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो किससे रिलेटेड था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो इसका उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज। ये गांधीज़म प्रिंसिपल पे था, इसलिए इसे हमने ऐड करा अपने संविधान में, और इसने कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। किसको? जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको करा, और ये गांधीज़म प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच आर्टिकल डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 352, 360, 368 या 370 किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने यानी कि उसको अमेंड करने की पावर दे रखी है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 368। आर्टिकल 368 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स बिकॉज इट ले डाउन द प्रोसीजर फॉर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, जो कि है 24। हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशनड इन द 8th शेड्यूल? जो हमारा 8वां शेड्यूल है उसमें कितनी भाषाएं मेंशन हैं? ऑप्शन 14, 18, 20 या 25। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 22। ऑप्शन सी, करेंटली 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, सरोजिनी नायडू, मीरा कुमार, और क्या ऑप्शन दे रखे हैं देखते हैं, सुमित्रा महाजन या फिर प्रतिभा पाटिल। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मीरा कुमार। तो मीरा कुमार इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तरफ। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन ओथ दिलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ऑप्शन पीएम, वाइस प्रेसिडेंट, सीजीआई या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें बच्चे कर देते हैं मार्क पीएम को, बट इसका सही उत्तर जो होगा, जिसने भी पॉलिटी पढ़ी होगी, वो होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमारे देश के सीजीआई ही हमारे प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल यानी कि कैग की अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंदर दे रखी है? 76, 148, 153 या 280? आपको बताना है कि कैग की अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंदर दे रखी है। सही उत्तर है हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 148 के अंदर इसको दे रखा है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट, ड्यूटीज़ एंड इंडिपेंडेंस ऑफ कैग। कैग एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है हमारे संविधान के अंदर, तो इसकी बात एग्जाम्स में होती रहती है। क्वेश्चन 28। विच रिट इज़ नोन एज द बुलवर्क ऑफ पर्सनल फ्रीडम? आपको पता होगा कि पर्सनल फ्रीडम के बारे में हमारी एक ही रिट बात करती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिट है हमारी, और ये किस को कहते हैं, कौन सी रिट है? मैंडमस है, हेबियस कॉर्पस है, को वारंटो है या सर्चरी है? तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर, यानी कि हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस हमारी पर्सनल फ्रीडम पे बहुत बड़ी बात करती है, और अगर आपको इसीलिए जो हमारा आर्टिकल 32 है, यानी कि वो इसे हार्ट एंड सोल इसलिए कहा गया है कि अगर आपको कोई इलीगल डिटेन कर लेता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, क्योंकि आपके पास आर्टिकल 21 है, वो एक फंडामेंटल राइट है, और उसके अगेंस्ट आप सीधे सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, इसीलिए उसे हार्ट एंड सोल कहा गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को मैंने रिलेट करके समझाने की कोशिश करी है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है वो। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18, यानी कि 21 साल से 18 साल तक वो एज रिड्यूस करी थी वोटिंग में, वो किस संशोधन द्वारा करी गई थी? 61, 73, 86 या 91? तो इसका उत्तर आपको बताना है कि कौन से संशोधन के द्वारा इसकी एज कम करी गई थी वोटिंग राइट्स की। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या कहता है ये? 61st अमेंडमेंट में ही ये हुआ था। और आपको कौन बताना है कि उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, पॉलिटिक्स की इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे, देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉरेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है। आर्टिकल 320, 324, 330 या 352। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्टिकल 324 के अंदर। इट प्रोवाइड्स फॉर सुपरिंटेंडेंस एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, हमारे ECI के पास है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर बोरोड फ्रॉम, यानी कि हमने DPSP किस देश से बोरो करे हैं। USA से, आयरलैंड से, USSR से या साउथ अफ्रीका से। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, मैं बहुत बार क्या बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन हर 1-2 साल बाद रिपीट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा आयरलैंड। हमने ये जो है DPSP ये आयरलैंड से बोरो करे हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमने जो अपने पॉलिटी के विभिन्न कोर्सेज करा रखे हैं UPSSC में, उसमें भी हमने विभिन्न क्वेश्चन करा रखे हैं, आप उसको भी देख सकते हो प्रैक्टिस के लिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है उसमें भी। क्वेश्चन 32 पे चलते हैं। हु इज़ द लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी केंद्र सरकार है उसका लीगल एडवाइज़र कौन होता है। CGI होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, या सॉलिसिटर जनरल होते हैं, या लॉ मिनिस्टर होते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो मिलेगा आपको आर्टिकल 76 में, यानी कि अनुच्छेद 76 इसकी बात करता है कि कौन लीगल एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ये बताता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन B, ये लीगल एडवाइज़र होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी केंद्र सरकार के लीगल एडवाइज़र। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज़ फिक्स एट, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा कितनी है, 545, 550, 552 या 530, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन 550, क्योंकि 530 जो होती हैं वो स्टेट से होती हैं और 20 UTs से। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन 34 पे। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आर्टिकल आजकल बहुत चर्चा में रहा है। आपको पता है कि UGC जो बिल आया था, UGC रेगुलेशन 2026, उसमें बार बार यही बोला गया कि इसी आर्टिकल का दुरुपयोग कर रही है गवर्नमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि विच आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद प्रोहिबिट करता है ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म, जात, लिंग से भेद करने के लिए मना करता है। आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 या आर्टिकल 17। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा हमारा आर्टिकल 15। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन 35 पे चलते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे इंडिया के, इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, नीति आयोग या फाइनेंस कमीशन। क्या होगा इसका आंसर, आप सबको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सही उत्तर है इसका हमारा राज्यसभा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। उन्हें ये पोस्ट मिलती है अपने पद से। लोकसभा के जो होते हैं वो स्पीकर होते हैं, नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और फाइनेंस कमीशन के हमारे FM होते हैं। ये सबको पता होना चाहिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट डिक्लेयर अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। 352, 356, 360 या 365। इसमें पूछा गया है किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं हम। सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 360। और आपको बता दूं कि आज तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। क्वेश्चन 37। विच शेड्यूल डील्स विद द एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि किस शेड्यूल में अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करी गई है। 8 शेड्यूल, 9 शेड्यूल, 10 शेड्यूल या 11 शेड्यूल। और सही उत्तर जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन C, 10 शेड्यूल। और आपको बताना है कमेंट में कि ये किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए गए थे।
और जिसको भी नहीं पता हो वो कमेंट में पूछेगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, जो हमसे पूछ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इज़ बोरोड फ्रॉम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कंकरेंट लिस्ट का, ये हमने किस देश से बोरो करा है, आयरलैंड या फिर जापान। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने इसको बोरो करा है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट का ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन 39, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। जो मनी बिल की पावर है वो किसके पास होती है, ये पूछा गया इसमें। प्रेसिडेंट के पास, पीएम के पास, स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास, या फाइनेंस मिनिस्टर के पास। तो आप सबको पता होना चाहिए कि डिक्लेरेशन ऑफ मनी बिल इज़ द पावर टू गिवन टू द स्पीकर ऑफ अ लोकसभा। और मनी बिल किस अनुच्छेद में दे रखा है, 110 में। क्वेश्चन नंबर 40, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वॉज मेड इन द ईयर। पहला ही संवैधानिक संशोधन किस ईयर में आया था, 1950 में, 51 में, 52 में या 55 में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 1951 में आया था हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे, जो पूछता है हमसे विच फंडामेंटल राइट वॉज डिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कौन सा फंडामेंटल राइट बहुत सबसे महत्वपूर्ण है, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका सही उत्तर आप सबको पता होगा। ये क्वेश्चन घुमा के आया है, ये पहले भी हमने बात करा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज गिवन अंडर आर्टिकल 32 which is called as the heart and the soul of the constitution. Now we are moving to question number 42, which states that the tenure of the Rajya Sabha member is 4 years, 5 years, यानी कि राज्य सभा का कार्यकाल कितने टाइम का होता है, 4 साल, 5 साल, या फिर ऑप्शन सी 6 साल, या फिर ऑप्शन डी परमानेंट। इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 6 years। हम चल रहे हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 43, हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको रिमूव कौन कर सकता है, क्या प्रेसिडेंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है, कि राज्यसभा अलोन कर सकती है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म। क्वेश्चन नंबर 44, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19, 20, 21A या 22। किस अनुच्छेद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है कि राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट है। आप सबको बताना चाहिए आर्टिकल 21A, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी। जो फाइनेंस कमीशन है वो कितने सालों में बनती है, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 6 साल में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एवरी 5 years। इजी क्वेश्चन था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, जो कि कहता है हमसे जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइड ओवर बाई। आपको पता है कि जब भी कोई विधेय में यानी कि कानून बनाने में एक अड़चन आती है, यानी कि कोई लॉ पास नहीं हो पाता, एक जगह और एक जगह पास होता है और उस पर ऐसी कशमकश फंस जाती है कि उसे पास कराना है, तो हम जॉइंट सिटिंग का सहारा लेते हैं। और जॉइंट सिटिंग जब होती है तो उसकी अध्यक्षता यानी कि उसे कौन प्रिसाइड करता है, यानी कि कौन उसका अध्यक्ष होता है। तो आप सबको बताना है कि प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं या पीएम होते हैं। इजी क्वेश्चन है, जिसने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता होगा कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग जब भी होगी तो उसे हेड कौन करेगा, उसका हेड हमेशा होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। कोई भी इसमें राज्यसभा का स्पीकर नहीं मांग करके आएगा प्लीज़, और ना ही प्रेसिडेंट को कमा करेगा। एक्चुअली कन्फ्यूजन क्या आती है, कन्फ्यूजन ये आती है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो जॉइंट सिटिंग को कॉल कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन कॉल जॉइंट सिटिंग बट ही कांट प्रिसाइड ओवर इट। तो ये अंतर आता है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 47। देखते हैं ये क्या कह रहा है।
क्वेश्चन 47 पे हम चलते हैं। ये बोल रहा है कि द स्पीकर वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड। आपको पता है कि स्पीकर एक, हमेशा याद रखना एक मेरी बात, कि स्पीकर जो होता है ही इज़ अ मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा। तो उसके वोट को क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट या इनडायरेक्ट वोट। मैं आपको बता दूं कि अगर एक बिल पास हो रहा है और उसमें इक्वल नंबर में दोनों येस और नो दोनों इक्वल नंबर में बट गए हैं, अब जो होता है वो वोट पड़ता है हमारे स्पीकर का कि आपको येस करना है कि नो करना है। तो उसके वोट को हम कहते हैं कास्टिंग वोट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, कास्टिंग वोट। और वो वोट इसलिए कर सकता है क्योंकि ही इज़ अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। स्पीकर बनने से पहले वो मेंबर था। क्वेश्चन नंबर 48, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द म्यूनिसिपैलिटीज? पार्ट 9, पार्ट 9A, पार्ट 9B या पार्ट 10? तो आपको बताना है कि किस पार्ट के अंदर इसको दे रखा है म्यूनिसिपैलिटीज़ को। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 9A। क्वेश्चन 49, पॉकेट वीटो पावर इज एक्सरसाइज बाय प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर और चीफ जस्टिस। तो जो पॉकेट वीटो की पावर है ये कौन एक्सरसाइज कर सकता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। और इसको एक्सरसाइज करने वाले जो प्रेसिडेंट थे उनमें से एक जो हैं वो थे ज्ञानी जैल सिंह। आपने अगर नहीं पढ़ा तो आप उनके बारे में गूगल सर्च करके बताना पड़िएगा, एक अच्छा आपको इस पर ओवरव्यू मिल जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यानी कि हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे स्वतंत्र भारत के? ऑप्शन ए MC स्टीवर्ड, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर साहब, ऑप्शन सी कैलाश नाथ काटजू या ऑप्शन डी रवि अहमद किदवई। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा BR अम्बेडकर साहब। जी हाँ दोस्तों, BR अम्बेडकर साहब ही पहले लॉ मिनिस्टर थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास इन। जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था वो कब पास हुआ था ये हमको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। 1950 में, 1953 में या 1960 में। तो आपको बताना है कि हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में ये पास हुआ था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। व्हाट इज़ द मिनिमम एज मेंबर ऑफ राज्यसभा बनने के लिए? मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? 21 साल, 25 साल, 30 या 35? सबको पता है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 ईयर्स। 30 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा। राज्यसभा बनने के लिए आपको 30 साल का होना जरूरी है। ये इसका सही उत्तर है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, यानी कि 53 क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्या कह रहा है। द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। 3 ईयर्स, 4 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ? तो ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 54। विच आर्टिकल डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट? यानी कि स्टेट की परिभाषा किस आर्टिकल के अंदर डिफाइन है? आर्टिकल 10, 11, 12, 13? सही उत्तर हो जाएगा हमारा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ही हमारी स्टेट को डिफाइन करता है। काफ़ी अच्छी डिफिनेशन में दे रखी है। क्वेश्चन 55, द आइडिया ऑफ रेसिडुअल पावर इज टेकन फ्रॉम? USA, कनाडा, USA से ले रखी है हमने, कनाडा से ले रखी है, या UK से ले रखी है, या फिर ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कनाडा। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडुअल पावर इज टेकन फ्रॉम द कनाडा नेशन। क्वेश्चन 56, हु इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन होता है? पार्लियामेंट होती है, प्रेसिडेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं? तो सही उत्तर जो जाएगा वो हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू UCC, विलेज पंचायत, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स या सेपरेशन ऑफ जुडिशरी? तो जो आर्टिकल 40 है हमारा DPSP वो बात करता है हमारे विलेज पंचायत की तरफ।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 58, हु आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, के एम मुंशी या अलादी कृष्ण अय्यर। तो इसका सही उत्तर जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बी एन राव साहब। क्वेश्चन 59, विच आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट किस आर्टिकल के अंदर दे रखी है? 74, 75, 78 या 80। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 75 डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है ये? एजुकेशंस कम अंडर विच लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल। तो आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्टें होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें पूछा गया है कि एजुकेशन किस लिस्ट के अंदर आती है 7 शेड्यूल के अंदर? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कंकरेंट लिस्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसमें बताना है हमको, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंकरेंट लिस्ट, यानी कि दोनों लोग इस पर कानून बना सकते हैं, स्टेट भी और यूनियन भी। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज एट द डिस्पोजल ऑफ। कौन इसका डिस्पोजल कर सकता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या कैग। सही उत्तर हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 62, द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 किससे रिलेटेड है? जीएसटी से, राइट टू एजुकेशन से, पंचायती राज से या म्यूनिसपैलिटीज़ से। इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होना चाहिए। जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 2002 का, वो बात करता था राइट टू एजुकेशन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 63, हु डिसाइड्स डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर हमारे इलेक्शन हो रहे हों प्रेसिडेंट के और उसमें कोई डिस्प्यूट आ जाए तो उसका निस्तारण कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट या अटॉर्नी जनरल। तो ये क्वेश्चन आपको बताना चाहिए। इसका डिस्पोजल हमेशा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश की करती है अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुछ विवाद हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 64, द कोरम टू होल्ड अ मीटिंग एट द लोकसभा इज़, मतलब कितने मिनिमम ऑफ द मेंबर्स होने चाहिए लोकसभा में तो लोकसभा की मीटिंग हो जाए? 1/5, ऑप्शन अगला ऑप्शन देखते हैं, 1/10, 1/20 या हाफ। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, यानी कि कौन सा आर्टिकल जो है हमारा अनुच्छेद चाइल्ड लेबर को पर मनाही करता है? 21, 23, 24 या 25। तो मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 24 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन। क्वेश्चन 66, हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट पहला कौन था हमारे देश का? फर्स्ट पूछा गया है। राजेंद्र प्रसाद साहब, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी या जाकिर हुसैन। सबको पता होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 67, द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाई नीति आयोग इन विच ईयर? 14, 15, 16 या 17। आपको पता है कि जो हमारी पहले प्लानिंग कमीशन थी उसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग, हालांकि उसे रिप्लेस ही कर दिया गया है। तो ये कौन साल में हुआ था? आपको पता होना चाहिए कि जब एनडीए गवर्नमेंट आई 2014 में, उसके बाद इसको करा गया है, लेकिन किस साल में करा गया है? ये है हमारा ईयर 2015। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 68, विच हाई कोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट जुरिसडिक्शन इंडिया एरिया वाइज। तो हमारे देश में कौन सा हाई कोर्ट है जिसके पास सबसे बड़ा क्षेत्राधिकार है एरिया वाइज? बॉम्बे हाई कोर्ट का है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं कलकत्ता हाई कोर्ट का या इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही उत्तर जो है, अगर एरिया वाइज की बात हो रही है तो हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और ये बच्चे गलत कर देते हैं इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट, बट इसका सही उत्तर जो होगा वो गुवाहाटी हाई कोर्ट होगा, क्योंकि इसमें एरिया वाइज पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं हम लोग। थोड़ा जूम कर लेता हूँ एक बार ताकि क्लियर दिखे आपको। क्वेश्चन 69, विच आर्टिकल डील्स विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में दे रखे हैं, परिभाषित हैं?
तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आर्टिकल 76 में इनकी परिभाषा दे रखी है। क्वेश्चन 70, द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज चार्ज फ्रॉम, यानी कि उनकी सैलरी जो है वो कहाँ से ली आती है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, पब्लिक अकाउंट फंड, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन 71, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? एक टाइप की, दो टाइप की, तीन टाइप की, या चार टाइप की? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा तीन टाइप की। और आप मुझे कौन बताओ कि वो कौन सी तीन इमरजेंसी हैं। क्वेश्चन 72, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हुआ है। हमारे लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम बताइए। GM मावलकर, MLA अयंगर, हुकुम सिंह, या नीलम संजीवा रेड्डी? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, GV मावलकर was the first speaker of our Lok Sabha. Now we are moving to question number 73. Separation of judiciary from executive, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई है। ये किस आर्टिकल के अंदर दे रखा है? 44, 50, 51 या 52? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सॉरी, आर्टिकल 50 which talks about separation of power. It means that executive should not interfere between the work of judiciary and judiciary should not interfere with the work of executive. यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग काम करेंगी, कोई दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हालांकि चेकिंग पावर, जो पावर चेकिंग है, यानी कि बैलेंसिंग दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, एक दूसरे पे चेक रखती हैं। ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू क्रिएटेड इन लिंग्विस्टिक बेसिस पे? कौन सा राज्य पहले उत्पन्न हुआ था, यानी कि भाषा के आधार पर? ये क्वेश्चन एक नहीं 10 बार आया हुआ है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका? बहुत ईजी है, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 75, द सिक्स्थ शेड्यूल अप्लाइज टू विच स्टेट? जो हमारा सिक्स शेड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्स शेड्यूल। जिसने भी नहीं पढ़ा वो एक बार सिक्स शेड्यूल को जरूर पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस स्टेट पे अप्लाई होता है? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, या मिजोरम में? या फिर असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, या नागालैंड में? या फिर बिहार, यूपी, MP, ओडिशा, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इस पर स्पेशल प्रोटेक्शन दे रखी है, इसलिए इसे सिक्स शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 76, अ पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट, कितने साल का होना चाहिए ताकि वो मेंबर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी बन जाए, कि वो म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव लड़ सके? 18 साल का होगा, 21 साल का होगा, 25 साल का होगा, या 30 साल का होगा? तो दोस्तों जो वेरी लो एज है हमारे इंडियन इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए, वो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हैं, उसके लिए 21 साल का होना आवश्यक है आपको। जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसके अंदर इसकी जानकारी दे रखी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे, हु इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? यानी कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी में प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, या लोकसभा स्पीकर? तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर नेशन। क्वेश्चन 78, अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू रिट्स? सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के अंदर रिट्स को इशू करता है? 14, 32, 26 या फिर 134? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। आप देख रहे हो कि इसी टॉप 100 में एक तीसरी बार आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 79, विच अमेंडमेंट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़? फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस अमेंडमेंट से जुड़ी गई थी? 42, 44, 52 या 61? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 80, हु अपॉइंट्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर? PM, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, या चीफ जस्टिस? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को।
और इसके रिमूवल की पावर भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है। एक बात बताइए कि मुझे कमेंट में कि इस समय के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम क्या है, जी आपको बताना है कमेंट में। क्वेश्चन 81, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज़ अ फीचर फ्रॉम विच सिस्टम। जो हमने रूल ऑफ लॉ है ये किस सिस्टम से लिया है, ब्रिटिश से, अमेरिकन से, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंच से या स्विस से। तो इसका उत्तर आपको देना है। इसका सही उत्तर जो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ब्रिटिश, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रिटिश इसका सही उत्तर है, यानी कि क्वेश्चन 82, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसे हम अम्ब्रेला राइट भी कहते हैं। आर्टिकल 19, 20, 21 या 22। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो लाइफ एंड लिबर्टी की बात होती है तो अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 22, और इसे हम अम्ब्रेला फंडामेंटल राइट भी कहते हैं क्योंकि इसने बहुत स्कोप दिया है। राइट टू स्लीप, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, अलग अलग चीज़ों में आर्टिकल 21 एक अम्ब्रेला राइट है। क्वेश्चन 83, हाउ मेनी टाइम्स अ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया। मैंने आपको ऊपर जब फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ाया था कि किस आर्टिकल के अंदर दे रखा है, तो मैंने बताया भी था कि हमारे देश में कितनी बार लगा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार कि कभी नहीं। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बताया था ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश में कभी भी नहीं लगी है। क्वेश्चन 84, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन किस आर्टिकल में बताया, इसके बारे में जानकारी दे रखी है। आर्टिकल 341 में, 343 में, 345 में या 348 में। सही उत्तर हो जाएगा हमारा 343 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हमने इसमें से बहुत कम क्वेश्चन अपनी तरफ से बढ़ाए हैं जो कि अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और इस एग्जाम्स में आने की उम्मीद है। बाकी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। हु कैन डिजॉल्व द लोकसभा। लोकसभा को डिजॉल्व करने की पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास, स्पीकर के पास कि राज्यसभा के पास। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास ही लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। देखते हैं क्या कह रहा है ये। द सरकारिया कमीशन वॉज अपॉइंटेड टू स्टडी। सरकारिया कमीशन का गठन किस लिए हुआ था। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को सुधारने के लिए हुआ था, या लैंड रिफॉर्म को सही करने के लिए हुआ था, या फिर बैंक रिफॉर्म या इलेक्शन रिफॉर्म। तो जब भी हमारी सरकारिया कमीशन की बात आएगी हमेशा सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की बात आएगी, क्योंकि इस कमीशन का गठन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को सुधारने के लिए ही करा गया था। सेंटर यानी कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में सुधार के बाद। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। द 0 आवर इन द पार्लियामेंट स्टार्ट्स एट। जो 0 आवर होता है हमारे पार्लियामेंट में, ये कब शुरू होता है, 10 बजे सुबह, 11 बजे, 12 बजे नून या 1 PM पे। तो इसकी बात हमेशा होती है 12 नून पे। और आप अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 0 आवर का कॉन्सेप्ट ने किस देश से लिया है, तो आपको बता पाओगे। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 88, विच शेड्यूल कंटेन्स द यूनियन लिस्ट। 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, 7th शेड्यूल या 8th शेड्यूल। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7th शेड्यूल। क्वेश्चन 89, द टर्म ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि कैग का टर्म क्या होता है। 5 ईयर्स, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज, 6 ईयर्स और 62 ईयर्स ऑफ एज, या फिर 5 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। क्वेश्चन 90 पे आते हैं अब हम लोग। विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बजट से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है। 110 है, ऑप्शन ए में बताया गया है, या ऑप्शन नंबर बी 112 है, 202 है या 280 है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 पे बजट के बारे में बात की गई है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ, जो कि बात करता है हमसे, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। पहली महिला गवर्नर कौन थी हमारे इंडिया की। सरोजिनी नायडू, सुचित्रा कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित या पद्माजा नायडू। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू जी। क्वेश्चन 92, विच फंडामेंटल राइट
कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान भी कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट है उसको नहीं छेड़ा जा सकता, सस्पेंड नहीं करा सकता? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 और 21, आर्टिकल 23 और 24 या आर्टिकल 29 और 30? तो इसका सही तो उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा आर्टिकल 20 और 21। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। हमारे बहुत कम क्वेश्चन बचे हुए हैं टॉप 100 क्वेश्चन में से। आपको अंत तक देखनी है वीडियो ताकि सारे क्वेश्चन आप सही से कर पाओ। द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू GST, एंटी डिफेक्शन लॉ, वोटिंग एज रिडक्शन या फिर एजुकेशन। जो 52वां संशोधन था हमारे संविधान में वो किससे रिलेटेड था? सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, एंटी डिफेक्शन लॉ एंड इज प्रोवाइडेड अंडर 10 शेड्यूल। Question 94. The minimum age for becoming a member of the विधान सभा is 21 year, 25 years. मिनिमम एज क्या है विधान सभा में जाने के लिए? 21, 25, 30 या 35? इसका उत्तर आप बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का 25 ईयर्स। क्वेश्चन 95. विच आर्टिकल डील्स विद ऑल इंडिया सर्विसेज? 310, 312, 315, 320? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 312। हु इज़ नोन एज द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स? यानी कि पब्लिक पर्स जो है हमारे, उसका गार्जियन किसे कहते हैं हम? प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कैग को या फाइनेंस मिनिस्टर को? सबको पता होगा। ऑप्शन सी। आपको पता है कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM थे तो कैग की रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने इतने करोड़ों का बाथरूम बनवाया और ये सब बनवाया। तो ये हमारे कैग के ऑफिस से ही रिपोर्ट आई थी, क्योंकि कैग को ही हम गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहते हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा के सारे गार्जियन यही करते हैं, इसलिए इन्हें ये पद दिया गया है। क्वेश्चन 97. द बाई कैमरल सिस्टम ऑफ मीन्स क्या होता है? ये 1 हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, 3 हाउस होते हैं या 4 हाउस होते हैं? जो बाई कैमरल का मतलब होता है उसका मतलब होता है हमारे 2 हाउसेस। ये हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? ये हमने कॉन्सेप्ट यूके से लिया है, ब्रिटिश से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट हमने यूके से अडॉप्ट करा है। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 98 विच स्टेट्स दैट विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द एबॉलिशन ऑफ टाइटल? यानी कि एबॉलिशन टाइटल किस अनुच्छेद के अंदर दे रखी है? 16, 17, 18, 19? बहुत ईजी है, सबको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन 3-4 बार आया हुआ है एग्जाम्स में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। आर्टिकल 18 के अंदर एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात की गई है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है ये। क्वेश्चन 99. द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स टू द लोकसभा? जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कितने मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा के अंदर? 2 को, 12 को, 0 को या 5 को? तो इसका ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। आपको बताना है कि प्रेसिडेंट कितने लोग को नॉमिनेट कर सकते हैं इन लोकसभा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एज पर जनवरी 2020 द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट एनी मेंबर्स टू द लोकसभा इज 0। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन सी। और बच्चे कुछ कन्फ्यूज होते हैं कि वो बोलेंगे पहले 2 एंग्लो इंडियन का ऑप्शन था, लेकिन हमारा जो अनुच्छेद आया है 104, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल में आया है 2019 में। उसमें क्या करा गया? उसमें इसको हटा दिया गया है। पहले क्या था? पहले 2 को चुन के भेज सकते थे, 2 एंग्लो इंडियंस को, बट अब ये पावर हटा दी गई है। अब वो एक भी नॉमिनेट नहीं कर सकते। तो आपको ये अनुच्छेद याद करना ही करना है, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल की बात है तो क्वेश्चन आ सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है। ऑन विच डेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुली इम्प्लीमेंटेड? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1943, 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950? सो द करेक्ट आंसर, यू नो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे ऐसे ही हमने सारे टॉप 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं अपने पॉलिटी पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सही हुए होंगे, और जिसके भी क्वेश्चन गलत हुए हैं उनको परेशान नहीं होना है। उन्हें हमारी 100 सीरीज़ जो है लेखपाल पे
और यूपी ट्रिपल एस सी के इस चैनल और जूनियर असिस्टेंट में भी बना रखी है। लगभग हमने 400 पॉलिटी के क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे अलग अगर आपने उतने कर लिए या 300 ही कर लिए तो उससे ज़्यादा आपको पॉलिटी में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉलिटी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें आप स्कोर कर सकते हो। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा बच्चों से कहता हूँ कि आप पॉलिटी पे फोकस करो, ये आपका मेक और ब्रेक है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।